हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे प्रकाश चैप्टर का 4th पार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले यदि आप पिछले 3 लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो पड़े हैं, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तब चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइएगा, गोलीय दर्पण में दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। इस हेडिंग में यही बताया जाता है कि दर्पण में गोलीय दर्पण में और लेंस में जो वस्तु की स्थिति होती है और प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। इस हेडिंग में यही बताया जाता है। और फिर से दर्पण की फोकस कैसी होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, इन्हीं सबको हम सीखेंगे इसकी मदद से। दूरी नापने की और भी परिपाटियाँ हैं, लेकिन उसमें सबसे आसान दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। देखिए, यह कोई अवतल दर्पण है, इसकी मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है। यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। आप मैथ में स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यह कोई उत्तल दर्पण है, x अक्ष, y अक्ष। वक्रता केंद्र है, दर्पण का प्रवर्तक तल है, फोकस है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि मूल बिंदु से, इसको मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु से बाएं और जितनी भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और मूल बिंदु से राइट साइड में जितनी चीज़ें होती हैं उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और मूल बिंदु के ऊपर जो चीज़ें होंगी उनको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और नीचे जितनी चीज़ें होंगी उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणों को हम भेजते हैं तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से भेजेंगे तो प्रवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी मार्ग से लौट जाएगी वापस। इसको आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे। और यहाँ पर देखिए, टकराने के पश्चात जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे चला जाता है टकराने के पश्चात, और लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर आता हुआ दिखाई देगा।
और दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र सी से भेजते हैं। यह यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाता है और लगता है कि वक्रता केंद्र से आता हुआ नज़र दिखाई देता है। और यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है आई डैश, और इसमें यहाँ पर आई और आई डैश। तो देखिए वस्तु ऊपर है तो इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। यहाँ पर भी वस्तु ऊपर है, ऊपर वाली चीज़ों को आप धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। देखिए अवतल दर्पण की मुख्य फोकस ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे और वक्रता केंद्र सी बाएं साइड में है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। यानी कि एफ सी और प्रतिबिंब यानी कि भी, ये तीनों ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी अवतल दर्पण में। और यू है, यू को हम पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे और इनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। इससे पूरा स्पष्ट होता है। और इधर लास्ट स्थिति में जब प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को आप मुख्य फोकस तथा एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा ऊपर बनता है। यहाँ पर कुछ बनता है ऐसे करके, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। लास्ट स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब भी धनात्मक दिशा में बनता है और सीधा बनता है। उस स्थिति में जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब को भी धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। और इसमें देखिए वस्तु को आप चाहे किसी भी कहीं भी रख दीजिए, हमेशा मतलब धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है, वह भी हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। और हमेशा देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा धनात्मक होगा और उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस हमेशा धनात्मक और अवतल दर्पण की मुख्य फोकस हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। इसमें केवल यही बताया गया है। और प्रकाश किरणों को हमेशा बाएं साइड से डालते हैं और समस्त दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं और मूल बिंदु से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां मूल बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। यहीं से दूरियों को मापेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कहलाएगी मुख्य फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र मतलब वक्रता त्रिज्या, और यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी। हमेशा मूल बिंदु से मापी जाती है दूरियाँ, याद रखिएगा। यह एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, केवल आप लोग समझ लीजिए कि दूरी कैसे हम लेते हैं, कब धनात्मक कब ऋणात्मक। और नेक्स्ट शेडिंग लगाइएगा गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वस्तु तथा प्रतिबिंब भी गोलीय दर्पण के लिए FUV में संबंध देखिए यह फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस फार्मूले पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला क्या है। F बराबर 1/U + 1/V। UVF में यही संबंध है। इसी फार्मूले पर सारे न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे आपको। इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसका ड्राइव नहीं पूछता है, लेकिन मैं इसको ड्राइव करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, वक्रता ध्रुव है, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र सी। देखिए जब वस्तु को आप यहाँ पर रखे हैं और यहाँ से प्रकाश किरणों को भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाएंगे। A B, यहाँ से एक लंब डाल दीजिए जिसका नाम है N। यहीं पर प्रतिबिंब दोनों रेखा काट रहे हैं तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा I डैश। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो O डैश तथा C एक त्रिभुज है और I डैश C तथा I एक त्रिभुज है। दोनों समकोणिक हैं। समकोणिक का मतलब यह है कि इसके
इसका यदि लंब लेंगे तो बट्टे में इसका लंब लेंगे, यदि इसका आधार लेते हैं तो बट्टे में इसका आधार लेंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा आई आई डैश सी समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। देखिए इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, ओ ओ डैश बट्टा आई आई डैश आई आई डैश। देखिए इसका हम आधार लेंगे सी यू बट्टा इसका आधार लेंगे, यही तो है सी और आई। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज देखिएगा, एफ एन और ए एक त्रिभुज है, और आई ये वाला, ये आई आई डैश एफ दो त्रिभुज हैं। ये वाला वन एक त्रिभुज, आई आई डैश एफ एक त्रिभुज है। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज सी आई आई डैश तथा ए एन एफ समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लंब बट्टा, देखिए ए एन बट्टा आई आई डैश, एन एफ बराबर एफ आई। देखिए इसका लंब लिए हैं यानी कि ए एन, तो इसका भी लंब लिए हैं आई आई डैश। इसका हम आधार लिए हैं एन एफ, ये एन है एन एफ, तो इसका एन एफ, तो बट्टे में इसका आधार लिए एफ और आई एफ आई। आप लोग नोट करते रहिएगा, शायद एग्ज़ाम में पूछ दे। देखिए लिख सकते हैं एन ए एन बराबर ओ ओ डैश। देखिए ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है, तो हम ए एन के बराबर ओ ओ डैश लिख सकते हैं, क्योंकि यह दूरियां आपस में, यह लंबाई आपस में समान है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ओ ओ डैश बट्टा ए एन के जगह हम ओ ओ डैश लिख सकते हैं, आई आई डैश बराबर एन एफ बराबर एफ आई। समीकरण नंबर मान लीजिए इसको, समीकरण नंबर मान लीजिए 2। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 देखिएगा। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, देखिए ओ ओ डैश बट्टा आई आई डैश, ओ ओ डैश बट्टा आई आई डैश, ये दोनों बाएं वाले बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि दाएं वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सी यू बराबर सी यू बट्टा सी आई बराबर एन एफ बट्टा एफ आई। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए एन एफ है, एन एफ, ये जो दूरी देख रहे हैं एन और ध्रुव के बीच में जो दूरी है पी, यह जो दूरी है ना काफ़ी मतलब सूक्ष्म होता है, इसको हम नगण्य मान सकते हैं। यह दूरी आपको दिखने में इतना बड़ी लग रही है, लेकिन वास्तव में यह इतना होता नहीं है, बहुत दूरी कम होती है। यानी को हम मान सकते हैं जो एन पी है एफ से एन तक की दूरी है, इसके बीच में यह बहुत सूक्ष्म होता है। तो आप एफ से एन तक की दूरी को एफ से पी तक की दूरी तक मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एफ एन बराबर हम लिख सकते हैं एफ पी। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इधर से। अब एफ एन
एफ एन के जगह पी एफ लिख दीजिएगा। सी यू बराबर सी आई, एफ एन लिखिए, या चाहिए नहीं अब, एन एफ बट्टा एफ आई, सी यू बट्टा सी आई बराबर, देखिएगा एन एफ के जगह पी एफ लिखेंगे, पी एफ बट्टा एफ आई। अरे चाहे एन एफ लिखें चाहे एफ एन लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर सी यू ये क्या है, सी यू को हम ऐसे लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी। देखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन मूल बिंदु से लेकर यह वस्तु की दूरी है और मूल बिंदु से सी की दूरी जो है यह वक्रता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू। यदि हम पूरी दूरी में से इसको घटा दें तो यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। यही हम यहाँ पर किए हैं, पी ओ माइनस पी सी। सी आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई बराबर में देखिएगा पी एफ है, पी और एफ है। देखिए पी एफ को ऐसे रह देंगे क्योंकि यह मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस की दूरी आप जानते हैं एफ, पी एफ को ऐसे रहने दीजिए, पी एफ और एफ और आई। देखिए पी आई में से पी एफ को घटा देंगे तो पी आई की दूरी मालूम हो जाएगी, यानी कि पी आई माइनस पी एफ। इतना नोट कर लीजिएगा, हम इधर से मिटा रहे हैं। समझिएगा, देखिए पी ओ माइनस पी सी हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ यानी कि ये वस्तु है और वस्तु की दूरी को देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वस्तु की दूरी को u से प्रतिबिंब प्रति v से डिनोट करते हैं। तो देखिए पी ओ वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम लिखेंगे u, लेकिन याद रखिएगा मूल बिंदु के माइनस साइड में, मतलब बाएं साइड में इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस है पी सी, पी और सी, पी सी की दूरी कितना है आर माइनस आर, पी सी यहाँ पर भी आर, पी से लेकर सी तक की दूरी माइनस आर, माइनस पी आई, पी और आई क्या है प्रतिबिंब है, माइनस भी बराबर पी एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस एफ बट्टा पी आई, पी और आई माइनस भी माइनस पी और एफ माइनस एफ, यह हमारा आर है। देखिएगा, और पढ़े हैं कि एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि आर बराबर 2f। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे ऐसे करके, माइनस यू माइनस आर को हम बदल दे रहे हैं। देखिए माइनस यू माइनस प्लस और आर के जगह 2f लिख दीजिए, 2f बट्टे में यहाँ पर भी 2f माइनस प्लस भी बराबर, इधर f है माइनस भी प्लस f, माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इतना बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए माइनस यू माइनस भी प्लस यू भी हो जाएगा,
लेकिन लिख लीजिए पहले इसको, माइनस यू माइनस 2f कोष्ठक में माइनस भी प्लस f बराबर f माइनस 2f प्लस भी। देखिए इसका इसमें गुणा कराइए, अब माइनस माइनस प्लस u भी, फिर इसका इसमें गुणा कराइए, माइनस एफ यू माइनस माइनस प्लस 2f भी माइनस प्लस माइनस 2f स्क्वायर। इधर देखिए माइनस 2f स्क्वायर और f भी प्लस f भी, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये हम सिंपल गुणा कराए हैं। आप देखिए ये वाला कट जाएगा, बचेगा का ये वाला u भी माइनस u भी, और ये u है, आप लोग इसको u समझिएगा, हम समझ रहे थे v है, एफ यू प्लस 2f भी बराबर f भी। इसको उधर लेके जाइए, u भी माइनस एफ यू प्लस 2f भी, इसको उधर पलटिए, एफ भी माइनस 2f भी। जब इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना, एक ही बचेगा। देखिए 2 है, एक घटा देंगे तो बचेगा 1, आप डायरेक्ट यहीं पर लिख लीजिएगा, माइनस एफ भी। अब देखिए यह एक समीकरण हो गया, और इस समीकरण में u भी f से आप भाग दीजिए, u भी f से 3 मान लीजिए इसको, समीकरण 3 में भाग देने पर देखिएगा, भाग दीजिए, u भी है माइनस एफ यू बराबर माइनस एफ भी, इसको हम मिटा दे रहे हैं। u भी f से भाग दीजिए, u भी f, फिर इसमें भी भाग दीजिए, u भी f। देखिए ये वाला कट जाएगा, u से u भी से भी बचा कितना, 1/f। यहाँ पर देखिए f कट गया और u से u भी बच गया, और यहाँ पर देखिए f से f भी से भी और u बच गया। हम क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/v बराबर माइनस 1/u। इसको पक्षांतर करिए, 1/f बराबर 1/u 1/u प्लस में हो जाएगा ये 1/v। देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, लेकिन यह माइनस में नहीं आएगा, कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ होगा तभी यह माइनस आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह माइनस नहीं हुआ। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने तो मिटा दिया, नहीं तो देख लिया होता। ये माइनस में नहीं आएगा, इस तरीके से ये वाला फार्मूला देखिए आ गया, और सिद्ध होता है इस फार्मूले से। बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा, लेकिन यह माइनस में नहीं होगा। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पर माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह फार्मूला आपको समझ में आया होगा, इसका डिराइव। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं परीक्षा में। और नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं।
इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन में यही बताया गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। केवल आप लोग याद रखिएगा परिभाषा। जैसे मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, इस मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, ध्रुवीय है M1 और M2, प्रतिबिंब है। मुख्य अक्ष के समांतर जलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। यह बात आप लोग जान रहे होंगे। ओ डैश दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है B। यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है जहाँ पर प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं I डैश। तो देखिए प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई लिखिए या स्थिति लिखिए, प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति के अनुपात को लंबाई ही लिख लीजिए, लंबाई सटीक रहेगा। लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसको m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को y1 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रतिबिंब हमारा नीचे बनता है तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति भी लिख सकते हैं, तो बराबर में -b और -u। यही फार्मूला याद रखिएगा, y2 बट्टा y1 -v बट्टा -u के बराबर होगा। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा। यही रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई दिखा देना है, और y1 जहाँ पर y1 वस्तु की लंबाई है और y2 प्रतिबिंब की लंबाई है। यह क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है और u वस्तु की स्थिति है। सेम फार्मूला और उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा और यह अवतल दर्पण के लिए लागू होगा। याद कर लीजिएगा इस फार्मूले को, इसका यूज करके सवाल को लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, दर्पण को कैसे पहचानें। दर्पण की पहचान। देखिए दर्पण को हम कैसे पहचान सकते हैं। दर्पण तो आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, जो दो प्रकार के होता है। देखिएगा जो छोटे दर्पण होते हैं जिनकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, उनको हम पहचानने के लिए दो नियम है। फर्स्ट नियम है पहला स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर दर्पण को पहचानने के लिए दो नियम है, एगो स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। स्पर्श करके हम कैसे पहचान सकते हैं, जैसे मान लीजिए दर्पण ले लिए और एक स्केल ले लिए, स्केल बड़ा सा स्केल
ऐसे जो नापने के काम आता है, जो 1 2 3 लाख। अब दर्पण ले लेंगे और दर्पण को मतलब जो स्केल रहेगा मीटर स्केल, उसको दर्पण पर ऐसे स्पर्श कराएंगे। यदि स्केल दर्पण के मतलब सभी स्पेस को आसानी से स्पर्श कर सकता है, पूरी जगह को आसानी से स्पर्श कर सकता है, तो समझिए कि वह दर्पण जो होगा समतल दर्पण होगा। और यदि स्केल को स्पर्श करा रहे हैं और बीच में मतलब किनारे किनारे स्पर्श कर रहा है और बीच में स्पर्श नहीं कर रहा है, बीच का भाग दबा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और यदि बीच का भाग स्पर्श कर ले रहा है और किनारे किनारे स्पर्श नहीं कर रहा है, तो समझिएगा कि कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं स्पर्श करके। और दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। देखिए समतल दर्पण, यदि वस्तु को प्रतिबिंब के सामने आप कहीं भी रखिए और कहीं भी रखिए, यदि उसका प्रतिबिंब वस्तु के मतलब हिसाब से हर जगह प्रतिबिंब एक समान बनता हुआ दिखाई देता है, तो वह प्रतिबिंब समतल दर्पण होगा। जैसे मान लीजिए हम शीशा देखते हैं, आप जितनी दूर पर जाएंगे उतनी दूर पर वह भी जाएगा, जितनी दूर पर आगे आएंगे वो भी आएगा, हाथ रखेंगे तब भी क्या बोलते हैं वो भी हाथ रख देगा, वह समतल दर्पण होता है। और फिर से अवतल दर्पण देखिए, आप यह तो अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है कि जब वस्तु को आप नज़दीक लेकर जाते हैं और एक लास्ट कंडीशन होता है जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तु को दर्पण के काफ़ी समीप लेकर चले जाते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार से हम बता देंगे कि वस्तु मतलब जो दर्पण है अवतल दर्पण है। या फिर उस वस्तु को दर्पण से जितना पीछे लेकर जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक छोटा और वस्तु से वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है। इस प्रकार से हम बता देंगे कि वह फिगर जो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को आप कहीं भी रखिए, हर एक स्थिति में प्रतिबिंब उसका मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है और वस्तु से बड़ा, भासी और सीधा बनता है। जैसे देखिए यह कोई उत्तल दर्पण है, वक्रता कैन सी एफ, यहाँ से प्रकाश किरणों को भेजेंगे, यहीं से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। और जैसे लगता है कि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आ रही हैं, और दूसरी प्रकाश किरण को आप वक्रता कैन सी से भेजेंगे, टकराने के पश्चात यहीं से चली आ जाती है। और देखिए यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, यह ध्रुव है। यानी कि हर एक स्थिति में आप कहीं भी वस्तु को रखिए तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। इस प्रकार से हम बता देंगे कि दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। इस प्रकार से हम प्रतिबिंबों को पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। यह इस चैप्टर का लास्ट शेडिंग था। इस प्रकार से हमारा प्रकाश चैप्टर का जो ये वाला चैप्टर था समाप्त होता है। और दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रांतिक कोण है, प्रकाश की उत्क्रमणिकता, उसमें भी पढ़ेंगे। उन सभी नियमों को उसमें पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, समझे होंगे अच्छे से। अब हम कल इस टॉपिक का जो आज फार्मूला प्रूफ कराए हैं 1/f + 1/v 1/u, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग प्लीज़ न्यूमेरिकल को करके जाइएगा, बिना न्यूमेरिकल किए जाएंगे यदि परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। और परीक्षा में न्यूमेरिकल आप लगा देंगे तो आपको टोटल के टोटल 5 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल को लगाइएगा, न्यूमेरिकल से भागिएगा मत। और मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।